अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मैं इंशाल्लाह इस हफ्ते के ऊपर फैसले करूंगा। हो सकता है हम कई वजीरों को चेंज करें। कल मेरी 4 मीटिंग हुई है जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने। इंसाफ है यार, मैंने बताऊँ लोगों को। कल उन्होंने मैंने कहा कि कोई मेरे कोई शक नहीं, मैं रात ही जाना है। वो देखो ना, लंदन पिकनिक मना रहे हैं 8 दिन वाली। उन्होंने कल क्या वापस आ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में आपके साथ मैं नबीला सिंधु। आज के पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल हैं फहद हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, आमिर आसराना साहब, शकील अंजुम साहब और साथ हासिल रहेगा जमशेद बागवान साहब का। सबसे पहले बात करेंगे कि दूसरों से जवाब मांगने वालों की अपनी कारकर्दगी का सख्त जायजा शुरू हो गया है। तब्दीली सरकार की काबीना ने अब तक मुल्क की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए और अवाम की जिंदगी में कितनी आसानियां पैदा की। इसी बुनियाद पर आज वजीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की पहली 3 माह की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास शहर इक़्तिदार में हो रहा है, जिसमें हर वजीर और मुशीर अपनी वजारत और जवीयन की तफसीली रिपोर्ट पेश कर रहा है। पहले सेशन में वज़रा से किफ़ायतशारी मुहिम, अब तक की कारकर्दगी और आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक 3 बुनियादी सवाल पूछे जा रहे हैं। इजलास में इब्तिदाई खिताब के दौरान वजीर आज़म ने एक बार फिर गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी के हामिल वज़रा को खबरदार किया। अदम इत्मीनान पर कलमदान तब्दील करने या उन्हें ओहदों से हटाने का इंदिया भी दे दिया। बदउनवानी के खात्मे का आज़म दोहराया और 2 टोक अल्फाज में वाज़े किया कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी मुनासबत से सवाल उठाएंगे कि वफाकी वज़रा में परफॉर्मेंस पर खींचातानी इमरान खान टीम में क्या तब्दीली लेकर आएंगे। फहद साहब, इसका आगाज आपसे करूंगी कि जिस तरह की खींचातानी का एक तासुर आ रहा है, इस तासुर से क्या तब्दीली आ सकती है इमरान खान की टीम में, और अगर आएगी तो वो तब्दीली किस नौयत की होगी? नबीला, जो ये सिलसिला शुरू किया है खान साहब ने, जिसमें वो अपने वज़रा की जो कारकर्दगी है उसका बाकायदगी से रिव्यू करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वाकई क्या ये काम कर रहे हैं, क्या ये अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं या ये सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। ये जो एक सारा जो प्रोसेस है ये बड़ा अच्छा है, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए और उम्मीद यही है कि खान साहब इसी तरीके से बाकायदगी से ये जो कार्रवाई है इसको जारी रखेंगे। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब आए एक कदम आगे, वो ये कि जब ये बात होती है कि जनाब आप अपनी कारकर्दगी जो है वो हमें दिखाएं, तो उसमें जो अगला सवाल उठेगा वो ये होगा कि उस कारकर्दगी को जज करने का पैमाना क्या है, वो क्या मेयार है, वो क्या स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर किसी की कारकर्दगी जो है उसका फैसला होगा। नॉर्मली क्या होता है कि आपको एक टारगेट दिया जाता है, आपको कहा जाता है मिसाल के तौर पर जनाब आप क्रिकेट के कप्तान हैं, आपने वर्ल्ड कप जीतना है। अब आपका टारगेट है वर्ल्ड कप जीतना। उसके बाद अगर आप सेमीफाइनल में आउट हो गए तो आपका टारगेट पूरा तो नहीं हुआ, तो आप ये तो आगे नहीं कह सकते जी हमने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दी क्योंकि हम सेमीफाइनल तक पहुंचे, क्योंकि हदफ आपका जीतना था। तो वो जो स्टैंडर्ड है जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक ये फैसला करना कि आपने अच्छी कारकर्दगी दी है या बुरी कारकर्दगी दी है वो करना बड़ा मुश्किल होता है। इस वक्त सूरत हाल कुछ यूं है कि वज़रा की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो परफॉर्मेंस किस बुनियाद पर है। यानी हमें ये नहीं पता कि टारगेट्स क्या हैं। पिछले जो अब 111-112 दिन हो गए हैं, इसमें अगर हमें ये ना पता हो कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात क्या हैं, तो हम ये कैसे फैसला करेंगे किसने अच्छा काम किया है। मसला ये हो रहा है कि ये हुकूमत जो है ये 100-150 मुख्तलिफ जो अतराफ में उसमें भाग रही है, जो कि अच्छी बात है अगर आपने 5 साल का टारगेट रखा हो। लेकिन 3 महीने में आपने ये वाज़ेह करना है कि जनाब ये 4-5 हमारे मेन हदफ हैं, हमने इनको पूरा करना है। जो वज़रा इसको पूरा करने में करीब तक पहुंचेंगे उनकी कारकर्दगी अच्छी है, बाकी जो ज़मारी जमा खर्च कर रहे हैं उनकी अच्छी नहीं है। इस टाइम क्लैरिटी जो है वो सामने नहीं आ रही और ये नहीं मालूम हो रहा कि ये हुकूमत क्या करना चाह रही है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, क्या एग्जैक्ट स्पेसिफिक टारगेट्स हैं और वो टारगेट्स कहाँ तक मीट हुए। जब तक ये रोड मैप क्लियर नहीं होगा
तब तक इस तरह के रिव्यूज का वो फायदा नहीं निकलेगा जिस फायदे के तहत खान साहब इस प्रोसेस को आगे बढ़ा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, क्या रोड मैप अभी तक तय ही नहीं हो सके, आपके सेट नहीं हो सके, और फिर ये तासुराना कि खींचातानी चल रही है? इमरान खान इस सारी सूरत हाल में जो एहतसाब कर रहे हैं वो उस एहतसाब का पैमाना क्या है? बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये कर रहे हैं कि उनसे जवाब तलबी की जाए कि वो उन्होंने क्या क्या काम किए हैं पिछले 100 दिन में और आगे क्या करने का इरादा है। ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने भी इस किस्म का एक पैमाना रखा हुआ था और वो हर महीने एक वजारत की पूरी ब्रीफिंग लेते थे जिसमें वजीर से लेके और सेक्शन ऑफिसर की सतह तक सारे लोग मौजूद होते थे और वजीर और जो सेक्रेटरी होते थे उस वजारत के वो जवाबदेह होते थे और भुट्टो साहब उनसे सवाल जवाब करते थे। तो अभी मतलब है कि उसमें यह था कि जो उस वक्त वजीर थे उनको वो टीवी पे आए और उन्होंने जो ऐसी मिनिस्ट्रीज थी जो अहम मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे एग्रीकल्चर होगी, एजुकेशन है, फाइनेंस है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, फॉरेन है, तो उसमें उन्होंने वो प्लान दिया था कि हम क्या हमारा प्लान होगा। तो ये भी मतलब है कि अगर ये इमरान खान साहब अगर इस तरह करते कि या तो इनके वजीर मीडिया पे आते और अपना प्लान देते और या पार्लियामेंट में वो खड़े होके तो अपने वजारतों का वो प्लान देते कि उनका 1 साल का क्या हदफ है, 2 साल में क्या और अगले 5 साल में वो क्या करना चाहते हैं अपनी वजारतों में, तो फिर मीडिया को भी एक मौका मिलता कि वो उनको एनालाइज कर सके, उनको बता सकें कि वो किधर तक पहुंचे हैं। इनके लिए खुद जो फीडबैक आएगा मीडिया से आता वजीर आजम साहब के लिए, वो भी इनके लिए बहुत कारआमद होता कि वो उससे उसका वजीर का जज कर सकते थे कि इसने डिलीवर किया है। यहां पर एक और मसला इनके लिए खड़ा होगा। इन्होंने उसने तो कहा था मैं तब्दीलियां करूंगा वजीरों में, मैं रद्दोबदल लेके आऊंगा। अपने जो इनके पीटीआई के लोग हैं उनको तो तब्दील करना कोई मसला नहीं होगा, किसी को हटा देंगे और किसी को उसकी जगह ले आएंगे या रोटेट कर देंगे। इसमें आएगा जो इनके इत्तेहादी हैं वो बहुत सेंसिटिव होंगे, क्योंकि अगर उनके ऊपर यह इल्जाम आ गया कि वो करप्शन की वजह से या नाअहली की वजह से वो जो है उनकी वजारत गई है और उनको नया आदमी देना पड़ेगा, तो वो उनके लिए मसाइल खड़ा कर सकते हैं और यह है रेजर एज के ऊपर खड़े हुए हैं। तो अगर किसी एक पार्टी ने भी जैसे एमक्यूएम आजकल उनको मतलब है कि वार्न कर रही है कि एडवांस वार्निंग दे रही है उनको, अगर इनमें से कोई भी इनके इतिहाद से निकल गया तो इनको अपनी वजारत उज़्मा जो है बचाना जो मुश्किल हो जाएगा। तो जब तक ये हमें बताएंगे नहीं कि पैमाना क्या है, तब तक मैं और आप इसके ऊपर क्या तजिया कर सकते हैं कि क्या टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। अब इसी के साथ अगर ये बात भी शामिल कर लें, काबीना के अहम रुकन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के बारे में बात भी कर रहे हैं, फिर उसको कवर भी कर रहे हैं। अगर हम ये शेख रशीद साहब की और साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब का जो अभी ताज़ा एक स्टांस सामने आया है उस हवाले से बात करें तो इससे ये तासुर नहीं जा रहा कि काबीना की आपस में ही नहीं बनती है। काबीना के अंदर अगर ये हालात हैं तो फिर बाकी तमाम जो अवाम के मसाइल आप करने हैं उनके तरफ आप उसका तदारुक कैसे कर सकेंगे? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छा काम है जो इमरान खान ने शुरू किया है और मैं दुआ करूंगा कि ये सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पे जारी रहे, क्योंकि ऐसा करना बहुत बेहतर होगा पाकिस्तान के हवाले से कि जहां हम मिसाल देते हैं हर दफ़ा कि बहुत अच्छा नवाज शरीफ ने काम किया है, सी पैक ले आए, फ़लान चीज़ें ले आए और लोड शेडिंग ख़त्म हुई, दहशतगर्दी ख़त्म हुई, लेकिन वहाँ उनका जो सबसे बड़ा मसला रहा वो काबीना के इजलास में ना जाना और फिर कौमी असम्बली के या पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत ना करना रहा। उसकी बड़ी वजह यही है कि जब स्टार्ट में वज़ीर आज़म आए नवाज शरीफ तो उन्होंने नासिर खोसा ने तमाम वजारतों को ख़त लिखा और ये कहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम आपको एवेल्यूएट करेंगे और आप अपनी अपनी कारकर्दगी का बनाते रहें जायज़ा और हम बुला के लेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? गुम, फिर धरना आ गया, फिर गुम, फिर चौधरी निसार अली खान ने, मुझे याद पड़ती है शायद 5 जनवरी 2015 को इनको ले जा के वहाँ पर बिठाया इसमें असेंबली रेस्ट हाउस में, वहाँ पे जाके बात की कि आप कारकर्दगी का जायज़ा लें और सबसे पहले मुझे फारिग कर दें। बेशक मैं पार्टी के अमूर चला लेता हूँ, आप मुझे वो जिम्मेदारी दे दें, लेकिन आप हुकूमत की कारकर्दगी पे नज़र रखें। लोग हमसे बड़ी तवक्को रखते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे। अच्छा, वो टाइम गुजर गया,
چونکہ انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کام کر لیے تو یہ چیزیں کچھ پیچھے چلی گئی. اب عمران خان کی طرف ہم آ جاتے ہیں. جب عمران خان بیٹھتے ہیں 100 دن کا حساب بنانے میں اور اعلان یہ کرتے ہیں ہم اس کے بعد کچھ وزارتوں کو فارغ کریں گے, لیکن پھر بیچ میں ہی کابینہ کے اجلاس میں یہ اطلاع آتی ہے کہ اب ہر 3 مہینے بعد ایسا جائزہ بھی لیا جائے گا اور وزراء کو کہا گیا ہے کہ 5 سال کے منصوبے بھی دیں. تو ایک تو یہ نظر آ گیا کہ فی الحال شاید وزارتوں کا کام نہ ہو فارغ کرنے کا لوگوں کا, اور پھر جو 5 سالہ منصوبہ ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو یہ کابینہ ہے یہ سارے کے سارے لوگ اتنے ہیں سوائے شیخ رشید احمد کے, جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو چونکہ بہت مختلف حکومتوں میں وہ رہے ہیں, تجربہ ہے. اپنی صرف وزارت کا ایک وزیر 5 سالہ منصوبہ بنا لے گا بڑا مشکل کام ہے. یہ تو ایک تھنک ٹائپ جیسے انہوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں, اوورآل گورنمنٹ کی پالیسی بنائیں گے کہ 5 سال میں ہمیں کیا کر سکنا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد جا کے تو یہ بات آپ ساری کر سکتے ہیں کہ جی یہ کام آپ کر لیں گے, 5 سالہ منصوبہ لے آئیں گے. پھر جو آپ نے وزیروں کی بات کی رساکشی کی, یہ انسانی جبلت میں ہے. شیخ رشید بات کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں, پہلے بھی نواز شریف کے ساتھ جب یہ وزیر تھے, یہ دوسرے اس میں تھے, تب بھی یہ عام آدمی کی بات تو ضرور کرتے تھے, چاہے وہ خود عمل کریں نہ کریں, لیکن عام آدمی کے لیے کابینہ پہ بہرحال شیخ رشید احمد بولتے تھے, قیمتوں پہ بھی بولتے تھے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا ڈالر کے اوپر ان کو کیوں چپ لگی ہے. ریلوے میں تو انہوں نے کرائے بڑھا دیے ہیں, کیونکہ ڈالر کے اوپر جانے سے, روپیہ نیچے آنے سے ریلوے کے کرایہ ان کو انکریز کرنا پڑا ہے. اوورآل آپ دیکھ لیں اگر وہ 15 سے 20% کرائے بڑھ گئے ہیں تو سب جگہوں پہ یہی مہنگائی کا عالم ہے. تو وزیروں کی رساکشی بھی بالکل نئے لوگ ہیں, سب عمران خان صاحب کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں, اور عمران خان بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری ٹیم میں کون کون سے ایسے تحفے ہیں, اچھے ہیرو ہیں جن کو وہ آگے لے کے چل سکیں. لیکن یہ جو فوری طور پہ فارغ کرنا, پھر اتحادیوں کو اپنے ساتھ بٹھانا, میرا خیال ہے ایک بہت مشکل کام ہوگا کہ اتحادیوں کے کسی وزیر کو یہ چھیڑ سکیں جب تک کہ وہ اتحادی جماعت خود بدلنے پہ آمادہ نہ ہو جائے. کیونکہ وہاں پہ بھی تو یہی ہے نا کہ جو آ گیا بس وہی سب کچھ ہے, اس کو نکالیں گے تو وہ ان کے لیے بھی مسئلہ ہوگا. بہرحال اس سلسلے کو عمران خان کو آگے بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ شکیل انجم صاحب آپ کی جانب آئیں گے کہ ایک تو یہ کہ یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا, اور دوسری طرف کہ عمران خان کی جانب سے یہ کہا تو گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے کہ تبدیلی لائی جائے گی, وزارتیں بدل دی جائیں گی, یا جو منسٹر کام نہیں کرے گا اس سے وزارت لے لی جائے گی. کیا یہ لو لیول پر ہوگا یا پھر جو کی منسٹرز ہیں, جو بڑے لیول پر منسٹرز ہیں, وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں نبیلہ, جو بڑے منسٹر ہیں تو ان پہ تو بالکل سوال ہی نہیں اٹھایا جا سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہیں بدل دیا جائے گا, جن میں شاہ محمود ہیں, اسد عمر ہیں, اور فواد چودھری کا کام شیخ رشید احمد نے آسان کر دیا. اگرچہ انہیں ہٹایا جانا تھا لیکن شیخ رشید صاحب نے ان کا کام بڑا آسان کر دیا اور انہیں ٹائم مل گیا. اگر شیخ صاحب یہ گفتگو نہ کرتے تو شاید اس کابینہ کے اجلاس میں جیسے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ کچھ وزراء کو تبدیل کریں گے تو شاید تبدیل کر دیتے, لیکن شیخ رشید صاحب نے بیفور ٹائم ہی گیند کو اٹھا کے باؤنڈری سے باہر پھینک دیا, جس کے بعد سارا جو وزیر اعظم کی حکمت عملی تھی وہ وہاں پر رک گئی. جہاں تک کارکردگی کا جائزہ لینے کا تعلق ہے وزیر اعظم کا وزراء کا, ایک اچھا اقدام ہے, لیکن اس کا کوئی میکانزم بھی بتانا چاہیے کہ وزراء کی کارکردگی کو جانچنے کا معنی کیا ہے. آیا کیا انہیں ٹارگٹ دیے گئے تھے, کیا اہداف تھے ان کے پاس جس کی بنیاد پر ان سے جواب طلبی کی جا رہی ہے. بچت کی بات کی آپ نے, اور یہ جو 3 سوال وزیر اعظم کر رہے ہیں تمام وزراء سے, تو یہ کوئی عام سوالات ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی اتنے بڑے سوالات نہیں ہیں جن کا جواب دیا جائے. وزیر اعظم کے پاس خود بھی کوئی میکانزم ہونا چاہیے تھا کہ وزراء کی کارکردگی کو وہ خود جانچ دے. کوئی وزیر خود آ کر یہ نہیں کہے گا کہ اس کی کارکردگی بہتر نہیں ہے یا مایوس کن ہے, یا اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے وزیر اعظم کو گائیڈ لائن دیں. اسی حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ملک کا ہے وہ معاشی مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے پوری قوم ایک ہجان کی کیفیت میں مبتلا ہے اور پریشانی کے عالم میں ہے اور مایوسی کا شکار ہے. تو وزیر اعظم کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے اسد عمر جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کی کارکردگی کا, باقی وزراء کو چھوڑ دیں, ان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد آئیں اور ٹی وی پر قوم کو بتائیں کہ معاشی طور پر ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے حکومت اور ان کے وزیر اور ان کی وزارت نے کون کون سے اقدامات کیے ہیں. اس کے علاوہ اگر کارکردگی جانچنی ہے تو پھر ہم آ جاتے ہیں جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے. وزیر اعظم نے 100 دن کے اندر جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا بھی اعلان کیا تھا, اور اس حوالے سے جو انہوں نے پہلے 2 رکنی کمیٹی شاہ محمود قریشی اور خسرو بختیار پہ بنائی تھی, تو پھر اب تک جب صوبے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں وزیر نااہل ہیں. یہ دونوں وزیر, ان کی کارکردگی 0 ہے, کیونکہ
بنانے کے حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے سوائے کمیٹیاں بنانے کے یا پھر بیانات دینے کے. اس پہ بھی مسلسل یو ٹرن لیے جا رہے ہیں. پہلے کہا تھا کہ 2 رکنی کمیٹی ہوگی, اپوزیشن سے بات کرے گی, ایون دین کہ اپوزیشن کی طرف سے آفر کی جا رہی ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر صبح بنانا ہے تو ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود جو بعد میں کمیٹی بنائی اس میں سے جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے وہ کوئی 37 رکنی کمیٹی بنائی وزیر اعظم نے, اس کا ابھی تک کوئی اجلاس نہیں ہوا. اسی طریقے سے اگر پھر ہم کارکردگی کا جائزہ لیں تو پھر یہ کارکردگی تو زیرو ہے, اور پھر ان دونوں وزراء کو تو گھر بھیج دینا چاہیے وزیر اعظم کو, شاہ محمود قریشی کو بھی اور خسرو بختیار کو بھی. تو رہی بات اس کے علاوہ جو معاشی بحران ہے وہ بالکل روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں ڈالر کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ہر سیکٹر جو ہے وہ بحران کا شکار ہے, وہ کاشتکار ہو, ریل اسٹیٹ ہو یا تعمیراتی کام ہو. لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں. 15 نومبر کو کرشنگ سیزن کا آغاز ہونا تھا گنے کی, لیکن ابھی تک نہیں ہو سکا. کاشتکار جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں. اسی حوالے سے پھر دیکھیں کہ ایگریکلچر کی جو وزارت جس منسٹر کے پاس ہے پھر ان کی بھی نااہلی ثابت ہو جاتی ہے, لیکن وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام وزراء کی کارکردگی سے مطمئن ہے. اگر یہی کارکردگی دکھانی ہے تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے شکیل انجم کا بھی پوائنٹ آ گیا, اور ایکسپرٹس کی متفقہ رائے کے مطابق کارکردگی کا جائزہ ضرور لیں, لیکن اس سے پہلے ٹارگٹس جو ہیں وہ سیٹ کر لیں. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی جانب اس بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. بینکنگ کورٹ, ہائی کورٹ, JIT, سپریم کورٹ, نیب, یہ 5 ادارے ہیں. وقتاً فوقتاً یہ سب ان کے کویسچنرز بھیجے جا رہے ہیں, یہ پیش بھی ہو رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب خود کے اوپر نیب کیس ہے, ان کو ہیئرنگ سے استثنا ہے, اور علیمہ خان صاحبہ کے لیے اتنا شور مچا, لیکن سپریم کورٹ نے محض ایک رپورٹ بنائی ہے, اور 5 ادارے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیڈران کو فوٹو میں اور باقی جگہوں پر ان کو بلایا جا رہا ہے. مقصد اگر جھوٹ ہو اور پہلے یہ کہا جائے کہ ڈالر کی پرائس ٹی وی سے پتہ چلی, پھر وزیر خزانہ کہیں کہ نہیں میں نے وزیر اعظم کو پہلے بتا دیا تھا, تو جو اصل میں بات ہے کہ جھوٹ کی عادت ہے. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو, سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. گھر کے اندر جھوٹوں کی منڈی ہے, دروازے پہ لکھا ہے سچ بولو. یہ کارکردگی ہے اور یہ اصل حقیقت ہے. ویلکم بیک ناظرین. کارکردگی اور تنقید برائے اصلاح کے بجائے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست جاری ہے. آج لیگی ترجمان مریم اورنگزیب اسلام آباد میں میڈیا کے سامنے آئیں. معمول کے مطابق حکومتی کارکردگی کو آڑے ہاتھوں لیا اور وزیر اعظم پر تنقید کے خوب نشتر چلائے. حکومت پر نواز شریف دور کے منصوبوں پر ڈاکہ ڈالنے کا بڑا الزام بھی لگایا. وزیر اعظم کے یو ٹرنز کے بیان پر شاعرانہ انداز میں تبصرہ کیا اور تبدیلی سرکار کے لیے جھوٹ کو بنیادی مسئلہ قرار دے دیا. دوسری جانب پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے بھی پاکستان تحریک انصاف حکومت پر طنز کے تیر چلائے اور وزیر اعظم کے احتسابی عمل پر تاک تاک کر نشانے لگائے. اداروں پر جانبداری کا الزام لگایا اور تمام حساب برابر کرتے ہوئے اپوزیشن کے احتساب کو انتقام قرار دے دیا. ایکسپرٹس کے لیے ہم سوال یہ رکھیں گے کہ کیا اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر لگائے الزامات میں کوئی جان بھی ہے؟ اسی کا آغاز کریں گے اس سوال کا عامر الیاس ران صاحب آپ سے کہ اپوزیشن کی جانب سے جو تنقید کی جا رہی ہے, الزامات لگائے جا رہے ہیں اور بھی بہت سے ایسے پہلو ہیں کہ جو اس کے اندر شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ صرف الزامات کی حد تک ہی بات ہے یا واقعی اس میں کوئی جان بھی ہے؟ اپوزیشن کا کام اور کیا ہوتا ہے جب وزیر اعظم عمران خان کا بطور اپوزیشن رہنما یہ بیان سامنے آ سکتا ہے کہ ہمارا کام ہی الزام لگانا ہے, تو وہ اپوزیشن کو یا ان کے کیبنٹ ممبرز یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف الزامات لگاتے ہیں, کیونکہ یہ کام تو حضرت صاحب خود کر چکے ہیں. اور پچھلے سیگمنٹ میں ہم جب بات کر رہے تھے تو ایک پوائنٹ میرے ذہن سے نکل گیا کہ جب ہم کابینہ کی لیتے ہیں جائزہ کارکردگی کا, تو جنوری 2016 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ نہ تو کوئی وزیر اعظم اور نہ کوئی وزیر اب خود اپنا انفرادی فیصلہ کر سکتا ہے
सब फैसले काबीना में होंगे और इज्तिमाई तौर पर काबीना अच्छे और बुरे की जिम्मेदार बन जाती है। इस तरीके से आप देख लेंगे किसी भी इदारे के सरबराह की तकर्री हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अब वो काबीना में ले जाई जाती है, पहले नहीं होता था। और जिनको अभी हम जिक्र करेंगे इसहाक का, जहाँ पे आ रहा है नाम के जी वो जो मरियम औरंगजेब ने नाम लिया, क्योंकि इसहाक डार पे इल्ज़ाम ही यही था कि वो बगल में फाइल लाते थे ICC की कुछ फैसलों की, और जो इख्तियार वज़ीर आज़म का था कि बगैर कैबिनेट के फैसले कराने हैं, ये सबसे ज़्यादा इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल किया वज़ीर आज़म का। और वो कुर्बतदारी कह लें, उनकी डिलीवरेंस कह लें, जो भी कह लें, प्राइम मिनिस्टर उनके कहने पे फैसले कर देते थे और बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ऑर्डर निकालने होते थे कि हाँ जी वो तो अप्रूवल दे चुके हैं। तो अभी वही उन्हीं में से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि इमरान खान साहब ने क्रेडिट लिया, जो मरियम औरंगजेब कह रही थी कि इसहाक डार ने 2016 में कुछ मुआहदे किए थे पाकिस्तान में रकम की वापसी के, जिसका ये यहाँ पे, चूंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो नौकरी के लिए भर्ती की है ना, ये वज़ीर आज़म को ख़राब करेंगे। इनकी भर्ती ही इस बुनियाद पे है कि वज़ीर आज़म को बताए रखें हमने ये कारनामा भी अंजाम दे लिया, हमने वो कारनामा भी अंजाम दे लिया। चूँकि वज़ीर आज़म इमरान खान बेशक सियासत में 22 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरानी करते हुए उन्हें 110-12 दिन ही हुए हैं। तो हुक्मरानी करना सियासत करने में बड़ा फ़र्क है। अभी वो चीज़ों को समझ भी रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, लोगों के देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। और इंसान ज़ाहिर है काम करने और फैसले करने के अमल से ही सीखता भी है, उसमें गलतियां भी होती हैं, उसमें बेहतरी भी होती है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान को जो उनके मुशीर इस वक्त नई नई चीज़ें बता के और ख़राब करा रहे हैं, एक तो सबसे पहले इन लोगों का जायज़ा बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो शहजाद अकबर हों उसके अंदर और चाहे हो डॉक्टर इशरत हुसैन। डॉक्टर इशरत हुसैन जो काम कर रहे हैं कि जी सिविल सर्वेंट्स का काम करना है, तो ये तो काम वो शौकत अजीज और मुशर्रफ के साथ कर चुके। उन्होंने क्यों नहीं एक हफ्ते में वो ड्राफ्ट बना के ऐसा छू मंतर जो उनके पास था वो दे देते। लेकिन वो आखिर में तो कैबिनेट की एक सब कमेटी बना दी गई कि जी वो जायजा लेगी टेन्योर का, कि सेक्रेटरी 6 महीने अगर हमारी मर्जी के मुताबिक चल रहा है तो वो उसका टेन्योर है, वरना हम बदल देंगे। आपको पाबंद किसी ने नहीं किया, आप खुद ही चलते जा रहे हैं क्योंकि आप अपने पुराने बयानात के असीर हैं। अब आपको ये जो इल्ज़ामात अपोजिशन लगा रही है, नफीसा शाह ने जो बात की, चले मैं चेयरमैन नैब का नाम ले लेता हूँ, जो उन्होंने ऐवान सदर में कल तकरीर की, वो किसको रेफर कर रहे थे? हमने शेख रशीद को भी मोटरसाइकिल पे चलते देखा, लेकिन दुबई में टावर जो हैं वो इसहाक डार के हैं, दुबई में टावर जरदारी साहब के हैं। वो क्यों पार्टी बन रहे हैं? उनका काम, उनके लोगों का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, उनका अपना भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जब सब चीज़ें वो हो जाए, इंक्वायरी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जब प्रोसिक्यूशन ब्रांच ये कहती है कि जी अब हमें इसे रेफरेंस बनाना चाहिए इत्तफाक से, चूंकि वो जज भी हैं तो वहां उनका जुडिशियल माइंड अप्लाई होना चाहिए। वो फैसला उन्होंने दे दिया, अब अदालतों पे छोड़ दें। जब आप मुकाबलेबाजी में उतरते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये काम इनको नहीं करना चाहिए। आपने अपना काम कर दिया, अब आप अपने प्रोसिक्यूटर्स पे एतबार करें या उन पे सख्ती करें। वो सख्ती नहीं होनी चाहिए जो एक जुल्फी बुखारी के प्रोसिक्यूटर पे हो चुकी कि आओ और फौरी तौर पे रिजाइन करो, जिसमें उसने लिख दिया कि जी मैं जाती मजबूरियों की बुनियाद पे जाना चाहता हूं। इमरान शफीक का मैं नाम ले रहा हूं। तो ये जो फेवर जिसको नफीसा शाह ने कहा, और आज फिर जैसे बिलावल भुट्टो को नोटिस हुआ, फिर उसकी पजीराई प्रेस रिलीज जारी करके की गई, यही चीजें सुप्रीम कोर्ट ने मना भी की हैं कि आपने जिसको बुलाया है तो आप खामोश तो हो जाएं। वो जब पेश होगा, वो कोई जवाब देगा, अपना कोई सवाल करेगा, तो आपने फिर प्रेस रिलीजें निकालनी शुरू कर दी हैं। ये चीजें गलत हो रही हैं, इन चीजों को रोकना होगा। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। फाज साहब, अपोजिशन की जानिब से इल्जामात तो वही, जिस तरह से आमिर साहब ने कहा कि उनका तो काम ही है इल्जाम लगाना, लेकिन हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से ये बात भी सामने आई है कि जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनमें कोई सदाकत भी नहीं, और जिन केसेस पर उनका एहतसाब किया जा रहा है वो केसेस हमारे दौर में नहीं बनाए गए हैं। तो इस सारी बात के पेश नज़र इसको आप इंतकामी एहतसाब ही कहेंगे या वाकई ही ये एक हकीकी एहतसाब हो रहा है? देखिए, जो बयानात आपने अभी सुनाए और दीगर बयानात जो अपोजिशन की तरफ से आ रहे हैं, वो बयानात जारी करना उनका काम है। जिस तरह के आमिर अली असराना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जितनी शिद्दत से वो बयान आने चाहिए, जितनी बाकायदगी से वो बयान आने चाहिए, जितनी उन बयानात में काट होनी चाहिए और जितना उसमें मवाद होना चाहिए, मेरे ज़ाती ख्याल में वो उस वक्त नहीं है। लेकिन बहरहाल चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी उससे बाहर। ये कहना कि वो जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं नहीं है, वो जाहिर बात है कबल वक्त है, क्योंकि जब तक वो एक सियासी बयान हो तो वो इल्ज़ाम ही है। इल्ज़ाम को साबित करना का एक तरीका है और वो तरीका कानूनी है, वो कोर्ट्स में है, वो अदालतों में है। और इस वक्त अपोजिशन के लीडरान के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगे थे वो अदालतों में है, उनमें कार्रवाई हो रही है, और वो कार्रवाई जब किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचेगी तो उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकेंगे कि वो जो इल्ज़ाम था वो दुरुस्त था या नहीं था। लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल वो है
کہ کیا یہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے, کیا یہ انتقامی کارروائی ہے. میرا خیال ہے اس وقت یہ کہنا اس لیے درست نہیں ہوگا کیونکہ جب تک جو الزامات ہیں, سیاسی بیانات ہیں, وہ اسپیسیفک الزامات پہ نہ چینج ہوں تب تک وہ ایک بیان بازی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 111-112 دن ہوئے ہیں. جیسے جیسے ان کا یہ جو حکمرانی کا مدت ہے یہ بڑھے گی, عین ممکن ہے اس میں اس طرح کی کچھ خامیوں بھر کر سامنے آئے جن کی بنیاد پہ اپوزیشن کے پاس کوئی ٹھوس چیز آئے. وہ آئے گی تو اس وقت یہ چیلنج ہوگا اس تمام نظام کا جو لوگوں کا, جو سیاستدانوں کا احتساب کرتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت کے اوپر بھی, حکومت کے گریبان پہ بھی ہاتھ ڈالے. لیکن اس وقت تک جو سیاسی بیان ہے اس کو سیاسی بیان ہی رہنے دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کا سیاسی جواب کیا آتا ہے. ٹھیک ہے, اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ بیان تو سیاسی طور پر دیے ہی جا رہے ہیں اور ابھی تک کوئی بیان ثابت نہیں ہو سکا ہے. لیکن شکیل انجم صاحب, اگر آپ سے یہ میں جاننا چاہوں کہ جس طرح سے مریم اورنگزیب نے آج بیان دیا کہ حکومت ہمارے منصوبے چوری کر رہی ہے, اس کے اوپر اپنے نام کی تختیاں لگا رہی ہے, اور علیمہ خان کا بھی بیان کہ آپ کے اپنے گھر پہ بات آئے تو وہاں پر آپ جرمانے ادا کر لیتے ہیں یا کوئی ڈھگا چھپا NRO دے دیتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے اپوزیشن کی تو وہاں پر جو احتساب کا عمل ہے وہ اور بھی زیادہ تیز ہے. دیکھیں, جہاں تک مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ منصوبے, تو انہوں نے کسی منصوبے کی طرف یہ نہیں بتایا کہ کس منصوبے پہ موجودہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ افتتاح کیا ہے یا تختی لگائی ہے. انہیں آج یہ بھی بتا دینا چاہیے تھا کہ عمران خان یا کسی منسٹر نے کون سا ایسا منصوبہ ہے جس کا افتتاح کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ منصوبے جو ہے ابھی تکمیل کے مراحل میں ہوں اور آخری مراحل میں اس حکومت کے دور میں مکمل ہونے جا رہے ہوں, تو ظاہر ہے پھر اسی حکومت نے ہی ان منصوبوں پر اپنی تختی لگانی ہے, نہ کہ سابق حکمرانوں نے آ کر لگانی ہے. جہاں تک بات ہے احتساب کی, علیمہ خان کی اور اپوزیشن اور گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان ناموں کی, تو وہ بالکل اپوزیشن کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جو گورنمنٹ کی صفوں میں لوگ موجود ہیں پھر ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے تھا. اور جیسا کہ علیمہ خان کا نام آیا کہ ان کی بھی دبئی میں پراپرٹی نکل آئی ہے, تو پھر اس کا جواب اب تک آ جانا چاہیے تھا. قوم کو اس کا بڑا انتظار ہے کیونکہ جو PTI کی حکومت ہے اور عمران خان صاحب جو اب ملک کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے 22 سال ایک ہی بات کی ہے کہ وہ جب اقتدار میں آئیں گے تو احتساب کریں گے, کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آئیں گے. اور انہوں نے اپنے مختلف بیانات اور تقاریر میں یہ بات بھی عوام کو خوشخبری سنائی تھی کہ انہوں نے $15 ارب کا دبئی میں سراغ لگا لیا, لندن میں 100 کچھ پراپرٹیز کا سراغ لگا لیا. لیکن ابھی تک قوم یہ جاننے کے لیے بے چین ہے کہ وہ کدھر ہیں, وہ کن لوگوں کے پیسے ہیں, ان کو کیوں نہیں سامنے لایا جا رہا. یہ صرف اب بھی وہی بیان بازی کی حد تک عوام کو خوش کیا جا رہا ہے یا عملاً بھی یہ کچھ کر کے دکھائیں گے؟ یہ صرف باتیں ہی ہونی ہیں. اب بھی جب یہ اقتدار میں آ چکے ہیں, اب انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اقتدار میں ہے. دوسری جانب جب دیکھیں ہم احتساب ہو رہا ہے, چاہے وہ اپوزیشن کا ہے یا گورنمنٹ کے لوگ ہیں, لیکن یہ اس قسم کا احتساب جو ہے وہ اس سے لوٹی ہوئی دولت کبھی پاکستان میں واپس نہیں آئے گی کہ ایک جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں شہباز شریف, آپ دیکھ لیں کہ ان کا میڈیکل چیک اپ بھی ہوتا ہے, ان کا حق ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اسمبلی میں بھی آتے ہیں. اب وہ جیل چلے گئے ہیں اور نیب میں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں ثبوت نہیں دے سکے ہیں. اور اسی طرح زرداری صاحب کو بھی لمبی پیشی مل گئی تھی پچھلے ماہ بھی, ابھی پھر ان کے آج بھی ضمانت میں جو ہے توسیع ہو گئی ہے. اگر یہاں پہ کوئی عام آدمی ہوتا, کوئی سرکاری افسر ہوتا گریڈ 19-20 کا, آپ دیکھ لیں آہ چیمہ اور فواد حسن فواد تو جیل میں ہیں, لیکن سیاستدان اپنے مزے سے پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں اور آج آ بھی رہے ہیں, میڈیکل چیک اپ بھی کروا رہے ہیں اور اپنی مرضی سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. وہاں پر کارکنان بھی آتے ہیں ان کے استقبال کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی احتساب کا طریقہ کار نہیں ہے, یہ دوہرا معیار ہے احتساب کا, چاہے وہ اپوزیشن کی جانب سے ہے یا حکومتی اراکین کی جانب سے. دونوں کے اوپر دوہرا معیار جو ہے وہ امپوز کیا ہوا ہے حکومت نے. حکومت کو چاہیے کہ اگر واقعی وہ سنجیدہ ہے جو اس کا نعرہ تھا کرپشن اور احتساب کے خلاف, تو پھر وہ کر کے دکھائے, اور اس کے لیے سخت ہونا پڑے گا حکومت کو, مسئولیت سے نکلنا پڑے گا. اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کا یہ دعویٰ صحیح ثابت ہوگا کہ ملک میں کرپشن کی لوٹی ہوئی دولت وہ واپس لے آئے ہیں. لیکن جتنے بھی وہ چاہے $1 لے کر آئیں, 100 لے کر آئیں, 1 ارب لے کر آئیں, لیکن اس کی تفصیل عوام کو ضرور بتائیں, قوم کو ضرور بتائیں. قوم بہت بے چین ہے یہ ڈیٹیل سننے کے لیے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. وزیر اعظم
ठीक है शकील साहब, आपका पॉइंट आ गया कि जो भी मामला, जो भी काम आप करें उसके बारे में अवाम को आगाह करना ज्यादा जरूरी है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है इल्जामात को छोड़ दिया जाए अगर कि हमारे मंसूबे चोरी किए जा रहे हैं, आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने बयान दिया, अगर आप ही के मंसूबे चोरी किए जा रहे हैं तो आपको तो 5 साल का टेन्योर मिला था, आपने अपनी मुद्दत में जो आपका दौरे हुकूमत था उसमें आपने ये मंसूबे पूरे क्यों नहीं किए? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? और अगर आप ही के ये मंसूबे अब पूरे हो रहे हैं तो ये फिर ये कहा जा सकता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई काम तो कर रही है ना, कोई अच्छा काम तो हो रहा है ना? देखिए ये तो हर जो अपोजिशन है वो इस किस्म का शोर मचाती है। हम सुनते आ रहे हैं कि जी हमारी तख्तियां लगा रहे हैं, हमने जो काम शुरू किए थे वो दूसरी हुकूमत लगा रही है। ये पहली दफा नहीं है कि हम ये सुन रहे हैं, ये इससे पहले भी हम सुनते रहे। तो ये अपने बता दें कि किस मंसूबे के ऊपर जो है वो तख्तियां लगा रहे हैं और कब इन्होंने शुरू किया था, क्या उसकी एलोकेशन हुई थी, क्या इन्होंने उसकी फंडिंग की थी, और अवाम के सामने आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा। इनको शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा आते हैं ये नैब की जो कारकर्दगी के ऊपर आपने बात की थी। नैब बुनियादी तौर पे एक फौजी आमिर ने बनाया था और उसका पूरा मकसद, जो बुनियादी मकसद था उसका, वो ये था कि जो पॉलिटिशियन या जो भी सियासतदान या जो भी ब्यूरोक्रेट लाइन से बाहर है और हुकूमत के साथ ताउन नहीं करे उस वक्त मुशर्रफ साहब की हुकूमत के साथ, उसको लाइन पे लेके आना था। और उसके बाद ये उसी तरह जो है वो बीच में अगर डॉर्मेंट रहा है, उसने कोई कारकर्दगी नहीं की, लेकिन अभी फिर वो उसी रोल में आ रहा है जब ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ के रोल में था। और अगर आप देख रहे हैं तो प्राइमा फेशी यानी फेस वैल्यू ये सिर्फ 2 पार्टियों को टारगेट कर रहे हैं, या तो PMLN है, ये मैं नहीं कहता हूं कि वो गलत टारगेट कर रहे हैं, लेकिन टारगेट हो रहे हैं PMLN और PPP, बाकी किसी को ये हाथ नहीं लगा रहे हैं। अगर बाकियों को इन्होंने कुछ केस में डाला भी है तो उनके ऊपर वो पेशियों की जो वो है क्या कह फ्रीक्वेंसी है वो नहीं है जो इन 2 पार्टियों की पेशियों की फ्रीक्वेंसी है कि कभी किधर होते हैं कभी किधर होते हैं, और ये इनको कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है या अपोजिशन नहीं करने दी जा रही है और उनको पेशियां भुगतनी पड़ती हैं। पेशावर में BRT का मामला है, हेलीकॉप्टर जो इमरान खान साहब ने जाती तौर पर इस्तेमाल किया, परवेज खटक साहब के ऊपर इल्जाम हैं, सरकारी जमीन इन्होंने अलॉट किए लोगों को, वहां पर कोई तहकीक चल रही है। कोई महीने बाद किसी एक आध को बुला लेंगे खाना पूरी करने के लिए और उसके बाद फिर कोई लंबी डेट दे देंगे। इसके बरक्स अगर आप बाकी 2 पार्टियों को देखें तो इनकी आप फ्रीक्वेंसी से जज कर लें और आपको पता चल जाएगा कि एट फेस वैल्यू ये इसका एजेंडा जो है ना वो एहतसाब नहीं है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि ये भी तनकीद की जाती है कि वजीर आजम साहब जो हैं वो इस्तिस्ना लेते हैं। इससे पहले भी तो अगर हम देखें साबका दौर में वज़रा जो हैं वो इस्तिस्ना लेते रहे हैं, अगर ये वजीर आजम लेते हैं तो क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, इस्तिस्ना दे दें, लेकिन फिर इस्तिस्ना सारों को बराबर दें ना। ये मतलब है कि आप बाकियों को कहें कि आप इस्तिस्ना नहीं है, और जो है जब आप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जब थे, नवाज शरीफ साहब की अहलिया जो थी बहुत बीमार थी, उनको इस्तिस्ना दे देना चाहिए था। उन्होंने 1 हफ्ते का मांगा था या 10 दिन का मांगा था, वहां पर तो इस्तिस्ना नहीं दिया गया, यहां पर इस्तिस्ना दिया गया है, तो इसलिए मैं कहता हूं डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका भी पॉइंट है और एक्सपर्ट्स की मुत्तफिका राय के मुताबिक एहतसाब जरूर करें, लेकिन यह एहतसाब हकीकी होना चाहिए, ना कि इंतकामी। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की जानिब, इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। कराची इतना बड़ा शहर है, पूरे शहर के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को स्टार्ट ना किया जाए। पहले हम एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जिसका तयन रेड जोन से किया जाएगा और कुछ अहम मकामात जैसे कि शार फैसल, एयरपोर्ट, कन्वेंशन सेंटर हमारा है, नेशनल स्टेडियम, यूनिवर्सिटी रोड, इसको उसमें शामिल किया जाए। पहले हम ये पायलट प्रोजेक्ट रेड जोन का के साथ स्टार्ट करेंगे, सेफ सिटी का, इसको कंप्लीट करेंगे और फिर इंशाल्लाह कामयाबी के बाद इसको हम बाकी शहर के हिस्सों में और सूबा सिंध में फैलाएंगे। अब जो मोटर बाइक्स नहीं बनेंगी उसके अंदर ट्रैक्टर लगाना मैन्युफैक्चरर के लिए लाजमी होगा, तो इसके ऊपर भी कानून साजी अब की जाएगी। वेलकम बैक नाजरीन। 10 साल हुकूमत में गुजारने के बाद बिलाखिर 11वें साल सिंध सरकार को अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल आ ही गया। आज वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कराची में सेफ सिटी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का बड़ा फैसला किया गया। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए सवाल ये रखेंगे कि पीपल्स पार्टी पिछले 2 अदवार में कोई बड़ा अवामी मनसूबा लॉन्च करने में नाकाम रही है, तो क्या अब की बार सिंध हुकूमत पूरे कराची को सेफ सिटी बनाने में
कामयाब होगी। ब्रिगेडियर साहब, आपसे इसका आगाज़ के 10 साल तक आप कुछ नहीं कर सके, अब क्या आप सिंध हुकूमत जो ये सेफ सिटी का प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, पायलट प्रोजेक्ट है अभी, क्या पूरे कराची को सेफ सिटी बनाने में कामयाब हो पाएगी सिंध हुकूमत? ये बड़ी अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी की जब यहाँ पर वफाक में भी हुकूमत थी और अभी 10 साल से तो सिंध में भी वो हुकूमत कर रहे हैं, 10 से ज़्यादा हो गए हैं। इन्होंने अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट या जो ऐसा कोई मंसूबा जिसको वो टेंजिबल हो, उसको दिखा सकेंगे हमने ये एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो सिंध में मुतारिफ कराया है। आप अगर उधर चले जाए, थर में चले जाए, अभी भी बच्चे जो है ना वो मेल न्यूट्रिशन, भूख वगैरह से और इलाज की सहूलत का फुकदान होने की वजह से वो वहां पर जो है वो मर रहे हैं। इस तरह अगर आपने देखा 7 शरीफ में अगर वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो एम्बुलेंसेज नहीं थी, और एम्बुलेंसेज लोगों ने जो थी वो उसको वैगनों के तौर पे इनके वज़रा या इनके जो मेयर्स वगैरह थे वो इस्तेमाल करते थे, और गदा गाड़ियों पे मरीजों जो जख्मी लोग थे उनको अस्पताल ले जाए गए जब 7 शरीफ में ब्लास्ट हुआ था। यहां पर आप इस्लामाबाद में देख लें, इन्होंने ये सेफ सिटी बनाने की कोशिश की थी इनके दौर में। उस वक्त के वजीर आला ने बहुत दावे किए थे कि यहां पर एक बहुत बड़ा हम सेफ सिटी बनाएंगे। उस सेफ सिटी का कोई फायदा नहीं हुआ। इस्लामाबाद में कत्ल हो जाते हैं, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी हो जाती है, कोई किसी को पता नहीं चलता कि किसने किया, किधर से आए थे, किधर से निकल गए। ये अभी जो ये वाकया हुआ, जो एसपी साहब थे फ्रंटियर पुलिस के, पख्तूनख्वा पुलिस के, वो यहां से अगवा हुए, किसी को नहीं पता चला कि वो कैसे अगवा हुए, कहां से उठे, किस गाड़ी से लेके गए, किस रास्ते से बाहर निकले, तो किसी को कोई पता ही नहीं चला। तो अभी ये मुतारिफ करा रहे हैं वहां पर। पहले तो ये कहा था पूरे कराची को करेंगे, लेकिन कराची में इनको फिर पता चला कि ये तो बहुत बड़ा मनसूबा है, ये हमारी इसमें कैपेसिटी नहीं है और हमारे पास ये वो फुकदान है, मेरे ख्याल में रिसोर्सेज का होगा, कैपेसिटी का होगा। तो उन्होंने अभी वो कहा कि रेड जोन को करेंगे और बदतरीज इसको फैलाएंगे और कराची में करेंगे। तो पहले तो इनसे पूछताछ करनी चाहिए जो इस्लामाबाद में उन्होंने सेफ सिटी बनाई है वो उसका क्या था और क्यों वो मतलब है कि वो कारामद नहीं हुआ और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता कि कराची में भी जब ये बनाएंगे कि इसमें वो कैपेसिटी है कि वो कराची को भी सेफ सिटी करार दे सकते हैं हम कि या नहीं। ठीक है, आमिर हसन साहब, आपकी जानिब आऊंगी कि जिस तरह से दीगर शहरों में ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किए गए, काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी भी हुई, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में ये नहीं कर सकी है, इतना अरसा हुकूमत में रहने के बावजूद, और अब भी सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट ही शुरू करने के लिए जा रही है, तो क्या ये पायलट प्रोजेक्ट बड़े प्रोजेक्ट की कामयाबी का ज़ामिन हो सकेगा? देखें, इनकी कहानी पीपल्स पार्टी की जाहिर है कमीशन मुकमका उससे इबारत है, भरी पड़ी हुई है। इसको छोड़ दें कि ये कुछ कर सकते हैं, इन्होंने 10 साल में नहीं किया। इसमें जाहिर है माल का, किसी ने बताया होगा कि इतना माल बनता है तो प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे। इशू ये है कि जो रहमान मलिक साहब इस्लामाबाद में शुरू करके गए थे, उसे आके चौधरी निसार ने इतना तो इफेक्टिव किया नई चिपें लगवा के कि अब आप थोड़ा सा चेहरा और नंबर प्लेटें बराह रास्त आप देख सकते हैं, वरना वो भी नहीं हो सकती थी। मुझे ये बताएं कि ये जो सारे ऑक्सफोर्ड याफ्ता अब सारे आके बैठ गए हैं, ये क्यों? ठीक है, चाहे सूबाई हुकूमत का है, लेकिन ये बैठ के प्राइम मिनिस्टर सबको नहीं बता सकते कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हुआ है 9/11 के बाद। क्या सारे उनकी हुकूमतें लगाती हैं ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट? नहीं। वहाँ पे बिल्डिंग्स में, यूनिवर्सिटियों में भी 10%, 5% प्रोजेक्ट कॉस्ट में डाल दी गई है सेफ सिटी, कि वो शहर के साथ मिला दी जाती है कि पूरी की पूरी कि आप अच्छा कैमरा लगाएंगे और इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा। ये नहीं हो सकता कि सारे काम हुकूमतें करें। हम करोड़ों रुपए के घर बनाते हैं, लाखों रुपए के किराए देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपनी सेफ्टी के लिए बहैसियत आम शहरी, बहैसियत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों नहीं ये काम करते? ये फेडरल गवर्नमेंट का भी काम है, सूबाई गवर्नमेंट का भी काम है। कराची को लगाएं ताजरों के हवाले, जिनके घर से डकैतियां और करोड़ों रुपए के पैसे निकाले जाते हैं, भत्ता पर्ची आती है, उनको बिठाएं, स्टेट ऑफ द आर्ट कैमरा सामने लेके आए, ना किसी हुकूमत के हवाले करें, प्रोजेक्ट दें उसके ऊपर कि जनाब आप मिल जाएं, पार्टनरशिप कर लें और शहर को सेव कर लें। देखें फिर कराची का ताजिर और इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे पैसा नहीं देता और बिल्कुल विजिबल कैसे नहीं नजर आएगा। ये सारी दुनिया में काम हो रहा है। हमारे यहाँ नित नया काम है, वो जब गाड़ियां सेंसर लेके आते हैं, स्कैनर, उसके अंदर इंसानी बॉडी को खतरा हो जाता है। वहां हम ना कोई काम चेक करते हैं। इस्लामाबाद में पेपर मलबरी का कितना बड़ा अजाब है, अयूब खान के दौर में बनाया, चाइना से बीज ला के डाल दिए। आज तक यहाँ पे हर घर में जो बीमारी पड़ी हुई है सांस की, उसकी वजह से है कि आप बगैर तहकीक के काम करते हैं, ना आप कैमरे चेक करते हैं, ना आप अपनी सिक्योरिटी को देखते हैं।
ठीक है, लेकिन फाहद साहब अगर इसके साथ ये भी देखें, लाहौर मॉल रोड ब्लास्ट का जो मुलजिम पकड़ा गया था वो इसी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों की मदद से ही पकड़ा गया था, ट्रेस हुआ। अगर ये इतना कारआमद हो सकता है और कराची की आबादी को, कराची के मसाइल को, वहाँ पे जितने भी इस वक्त रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस सारी सूरत हाल को अगर कराची को सेंसिटिव सिटी के तौर पर देखा जाता तो क्या सेफ सिटी का प्रोजेक्ट सबसे पहले कराची में नहीं लगना चाहिए था? नबीला, मेरा इससे एक बुनियादी इख्तलाफ है और वो ये है कि जो हमारी तरजीहात हैं वो दुरुस्त नहीं है। देखिए, हम जब भी कोई प्रोजेक्ट है या कोई शोबा होता है तो उसका एक कोर होता है, बुनियादी जो चीज़ है, जो मरकज़ में है, जिसने उस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना है। मिसाल के तौर पर ये जो हो रहा है इसका मुवाज़ना मैं ऐसे करूँगा कि आपने अगर अपनी मुल्क में क्रिकेट को बेहतर करना है, क्योंकि हमारे पास अब वज़ीर आज़म साबिक़ कप्तान है, आप ये करें कि जनाब स्टेडियम अच्छे बना दो, ग्राउंड्स अच्छे बना दो, पिचेस अच्छी कर लो, बैट अच्छे कर लो, लेकिन प्लेयर्स के ऊपर फोकस ना करो। मेन चीज़ तरजीह क्या है? या अगर आप मीडिया में ले लें, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि आपने एक अच्छा चैनल बनाना है और आप कहो जी स्टूडियो अच्छे बना दो, कैमरे अच्छे ले आओ और DSNGs आपकी बड़ी लेटेस्ट हों, लेकिन ना उसमें आमिर इलियास राना हो, ना उसमें शकील अंजुम हो, ना उसमें नबीला सिंधु हो, ना उसमें दुआ कमल हो, तो भाई चैनल कैसे चलेगा? असल चीज़ क्या है? असल चीज़ वो है जिसने उसको आगे लेके चलना है। और इस मामले में अगर आपने कराची ऐसी जगह को सेव करना है तो कैमरों से पहले उस पुलिस को ठीक करें। असल चीज तो वो है, लेकिन उस पे हमने फोकस नहीं करना क्योंकि वो मुश्किल काम है, क्योंकि उसी पुलिस को आपने अपने सियासी कामों के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसी पुलिस के जरिए आपने अपने गलत सही काम करवाने हैं, क्योंकि उसी पुलिस के जरिए आपने अपनी सियासी दुकान को चमकाना है। ये प्रॉब्लम सिर्फ सिंध का नहीं है, पंजाब में भी ये मसला है कि जो आसान काम है, जो बल्ले और गेंदें जो हैं उनको ले लो, कैमरों और स्टूडियोज को ले लो, लेकिन अच्छा सहाफ़ी नहीं लेना, अच्छा क्रिकेटर नहीं लेना और अच्छी पुलिस नहीं बनाना। ठीक है, शकील अंजुम साहब, फाहद साहब ये कह रहे हैं कि तरजीहात हमारी नहीं है, हम मंसूबे बनाने पर तवज्जो देते हैं, मंसूबे लगाने पर तवज्जो देते हैं, लेकिन उन मंसूबों को कामयाब कैसे करना है उसके ऊपर किसी की भी तवज्जो नहीं है। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? सबसे पहले तो मैं फाद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी टीम पर इस किस्म के एतमाद का इजहार किया और इंशाल्लाह ये एतमाद जो है वो बरकरार रहेगा। अब आते हैं जो तरजीहात हैं उसकी जानिब। पीपल्स पार्टी की तरजीहात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पीपल्स पार्टी की तरजीहात कभी भी सिंध और कराची नहीं रहा है। पीपल्स पार्टी की जो दास्तान है वो ज़बान ज़द आम है, किस तरीके से शुगर मिलों पर कब्जे और अरबों रुपए की करप्शन। अब भी आप देख लें, ये जो ओमनी ग्रुप का केस है इसमें 100 अरब से ज़्यादा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग सामने आ गई है और अगर इसको सही तरीके से मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाए तो ये अरब और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का अलमिया ये रहा है कि सिंध के अंदर जो अंदरून सिंध है वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से आवाम को बिल्कुल वहाँ पर शऊर नहीं दिया गया। थर हो, मिट्टी हो, थरपारकर हो, वहाँ पर लोग बड़ी मसाइल का शिकार हैं। इलाज मुआवजे की जो सहूलियात होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर हस्पतालों के नाम पर लूटमार की गई है, स्कूलों के नाम पर लूटमार की गई है। इसी तरह अगर हम कराची शहर को देखें तो हमारा इकनॉमिक हब है। कराची शहर को जिस तरीके से गंदा किया गया है आपके सामने है। वहाँ पर जिस गली में जाएं, जिस सड़क पर जाएं, आपको कूड़ा करकट नजर आएगा। सफाई का इंतजाम ना होने के बराबर है। आप चंद इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन को छोड़कर अगर आप आजमाबाद, गोलीमार, लालू खेत, इन इलाकों में चले जाएं तो आपको लगेगा ये कराची नहीं है बल्कि ये कोई एक पसमानदा तरीन शहर के अंदर आप आ गए हैं। वहाँ पर लोग अभी भी छोटे छोटे घरों में और टीन की छतों के उसमें वो रह रहे हैं और उनका जो म्यार ज़िंदगी है वो अंदरून सिंध के शायद लोगों से भी कम है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कराची से जनरेट होता है। मुआशी तौर पर मुआशी हब है, लेकिन उसके हालात भी तब्दील नहीं किए गए। और पीपल्स पार्टी जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, मैं ये समझता हूँ अभी तो उन्होंने ऐलान किया है कि ये रेड जोन से शुरू करेंगे, लेकिन ये रेड जोन से शुरू होने से पहले ये फाइलों में ही पड़ा रहेगा। और इस पे भी जिस तरीके से साबका मंसूबे थे पीपल्स पार्टी के, ये भी उसी की नज़र हो जाएगा और कमीशन माफिया जो है फिर इसमें जो है अपना कमीशन लेगा, खड़ा करेगा और उसके बाद पीपल्स पार्टी के हिस्से की रकम पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी और फिर अवाम का जो पैसा है और ये मंसूबा भी दीगर मंसूबों के जैसे इसी तरह से नाकामी की नजरेगा। शकील अंजुम साहब, आपका भी पॉइंट आ गया और एक्सपर्ट्स की मुतफिका राय के मुताबिक मंसूबों पर तवज्जो जरूर दें, लेकिन मंसूबों की तरजीहात क्या है उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी, आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।